तो देखो आज जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो चैप्टर का नाम है इकोनॉमिक्स में। आज जो चैप्टर हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 इकोनॉमिक्स में, उस चैप्टर का नाम है बैंकिंग। ठीक है, तो जो चैप्टर आज हम लोग करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है बैंकिंग। तो सबसे पहले हमको ये बताओ बैंक का मतलब क्या होता है। व्हाट इज अ बैंक? बैंक क्या होता है? बोलो। जहाँ हम लोग पैसा रखते हैं। अब बहुत सारे लोग तो हाउस वाइफ लोग जो है वो लोग पैसा अपना घर में ही रखती है, तो बैंक हो गया। देखो बैंक का वन ऑफ द फंक्शन है जहाँ हम लोग पैसा रखते हैं। बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और लोगों को लोन्स प्रोवाइड करता है। तो उस इंस्टीट्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? बैंक। A bank is a financial institution which accepts deposits from the public and gives loans and advances to the public. इस इंस्टीट्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? बैंक। क्लियर हो गया पॉइंट? अच्छा देखो कंट्री में, हम लोग के कंट्री में बहुत सारा टाइप्स ऑफ बैंक है। सिर्फ दो बैंक्स का तुमको समझ लेना है, बाकी अलग अलग टाइप्स ऑफ बैंक्स तुमको पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। अगर हम बैंक्स को ब्रॉडली क्लासीफाई करें तो इंडिया में जितना भी बैंक है दो पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक है सेंट्रल बैंक, एक है कमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक का मतलब होता है सेंट्रल हेड बैंक, वो बैंक जो पूरे कंट्री का बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है। वो बैंक जो पूरे कंट्री का बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है, चेक करता है, उससे रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है, उस बैंक को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल बैंक। और बाकी जितना भी बैंक जो कंट्री में ऑपरेट कर रहा है, जो पब्लिक के साथ डील कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं कमर्शियल बैंक। हम लोग के कंट्री का सेंट्रल बैंक का क्या नाम है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर आरबीआई। तो अलग अलग कंट्री का अलग अलग सेंट्रल बैंक है। अमेरिका का आई थिंक फेडरल बैंक या इंपीरियल बैंक, उसी तरह जापान का कोई अलग बैंक होगा सेंट्रल बैंक, चाइना का कोई अलग सेंट्रल बैंक होगा, ऑस्ट्रेलिया का कोई अलग सेंट्रल बैंक होगा। समझ में आ रहा है बात? इंडिया का सेंट्रल बैंक का क्या नाम है? आरबीआई या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा कुछ कमर्शियल बैंक का नाम बताओ अपने कंट्री में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, यूनाइटेड बैंक। समझ में आ रहा है? आईसीआईसीआई बैंक, एचएसबीसी, एचडीएफसी, बंधन बैंक, ये सब क्या है? कमर्शियल बैंक है। क्लियर हो रहा है पॉइंट? समझ में आया? क्लियर हो गया सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक किसको बोलते हैं। चलो अब हम लोग आते हैं फंक्शंस ऑफ दी कमर्शियल बैंक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टिक करो। ये चैप्टर से 2-3 ही क्वेश्चन पढ़ना है, पढ़ाएंगे पूरा चैप्टर के एंड में तुम लोग को बता देंगे कौन सा 3 चैप्टर एग्जाम में, कौन सा 3 क्वेश्चन में से कोई 1 या 2 एग्जाम में आएगा, वो हम एंड में बता देंगे कि हाँ ये 2-3 ही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। ये चैप्टर से इकोनॉमिक्स में जो है ना, चैप्टर से क्वेश्चन फिक्स्ड है। हर चैप्टर से वही घुमा फिरा के 2-3 क्वेश्चन देता है। तो हम जब चैप्टर्स कंप्लीट कर लेंगे थोड़ा, तब तुम लोग को बता देंगे इस चैप्टर से कौन सा 2 क्वेश्चन पढ़ना है, इस चैप्टर से कौन सा 3 क्वेश्चन पढ़ना है। समझ में आ रहा है बात? तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, उसमें से एक क्वेश्चन ये फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। समझ में आ रहा है बात? कमर्शियल बैंक का क्या फंक्शन है? इंडिया में कमर्शियल बैंक का क्या फंक्शन है? पहला जो वाहिद बताया, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, पैसा जमा करवाते हैं, है ना, वो एक फंक्शन है बैंक का। तो क्या कोई भी जाएगा पैसा जमा करा देगा? हम घूम फिर के गए, यूनाइटेड बोला लो पैसा रख लो, रख लेगा? अकाउंट रहना चाहिए। एग्जैक्टली, आपके अकाउंट रहना चाहिए उस बैंक में, तभी आपका पैसा डिपॉजिट होगा। तो सबसे पहला फंक्शन क्या है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम दी अकाउंट होल्डर्स। अब अकाउंट कितना तरह का रहता है बैंक में? आप कितना तरह का अकाउंट खुला सकते हैं? बोलिए। करेंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट और रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट।
जनरली हम लोग को दो ही पता रहता है, एक सेविंग्स और करेंट, है ना। बट 4 टाइप का अकाउंट रहता है। एक रहता है सेविंग्स अकाउंट, दूसरा है करंट अकाउंट, तीसरा है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, चौथा है रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। सेविंग्स डिपॉजिट अकाउंट का मतलब जो इंडिविजुअल हम लोग और तुम लोग, हम लोग का कौन सा अकाउंट है? सेविंग्स डिपॉजिट अकाउंट, जहां तुम एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करते हो, या कोई बैंक में मिनिमम बैलेंस भी नहीं रहता है ना। तुम जब चाहो पैसा जितना थोड़ा थोड़ा अमाउंट में डिपॉजिट कर सकते हो, लेकिन विड्रॉल में एक लिमिटेशन रहता है कि महीना में तुम इतना ही निकाल सकते हो। और बैंक तुमको एक स्मॉल रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है तुम्हारा डिपॉजिट पे, 2%, 3% पर एनम पर ईयर, है ना। तो इस टाइप ऑफ अकाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं? सेविंग्स अकाउंट। नेक्स्ट नंबर 2 आता है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट किसका रहता है बोलो तो? बिजनेसमैन लोग का, बिजनेस का। जैसे कि मान लो हम कोई बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस का भी एक अकाउंट रहता है ना। कौन सा अकाउंट रहेगा? करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में तुम जितना बार चाहो पैसा डिपॉजिट कर सकते हो, जितना बार चाहो पैसा निकाल सकते हो दिन भर में। बट इसमें बैंक तुमको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देता है, उल्टा कुछ चार्जेस काटता है तुमसे। तुम्हारा अकाउंट मेंटेन करने के लिए कुछ चार्जेस काट देता है, काटता है, डिडक्ट करता है। तो ये हो गया करंट अकाउंट। अब आते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट का क्या मतलब है? फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट का मतलब है तुम एक बार लंप सम अमाउंट डिपॉजिट कर दिए पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, और उस टाइम पीरियड के खत्म होने के बाद तुम पैसा निकाल। जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत सारा टाइम होता है, मान लो बच्चा हुआ, अब बच्चा छोटा है, पेरेंट्स को लगा यार बड़ा होकर अगर ये कुछ डॉक्टर इंजीनियर बनने मांगेगा तो चलो इसके नाम से कुछ पैसा जो है फिक्स कर दिए, या अगर लड़की है तो उसका शादी के लिए फिक्स कर दिए, है ना। या मान लो कोई किसी को घर खरीदना है तो आगे चल के उसको कुछ गाड़ी लेना है तो फिक्स कर दिया, है ना। इसमें क्या होता है, तुम एक बार में लमसम अमाउंट डालते हो फिक्स टाइम के लिए, 5 साल, 10 साल, 15 साल, और उस टाइम के बाद तुम पैसा को निकाल लेते हो। क्लियर पॉइंट। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे हाईएस्ट रहता है, बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट तुमको मिलता है, ठीक है ना। और लास्ट आता है रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम सोचे, कोई सोचे कि यार हमको जो है हज करने जाना है। अब एक बार में तो उतना पैसा कोई निकाल नहीं सकता है, तो वो क्या किया, या फिर फॉर एग्जांपल कोई सोचता है कि हमको जो है एक बाइक लेना है, तो एक बार में तो उतना पैसा वो निकाल नहीं सकता है, तो क्या किया, हर महीना वो कुछ अमाउंट 5,000, 6,000, 3,000 डाल रहे हैं। 3 साल तक वो डाल रहे हैं, मतलब 36 महीना तक वो 5-5 हज़ार रुपये महीना करके डालेगा। 36 महीना खत्म होने के बाद वो जितना भी पैसा जमा हुआ है प्लस उसमें इंटरेस्ट ऐड करके एक बार में तुमको मिल जाएगा। तो डिपॉजिट तुम कर रहे हो बार बार, बट विड्रॉ तुम एक बार में करोगे। इस अकाउंट को हम लोग बोलते हैं रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। क्लियर हो गया पॉइंट, ठीक है। तो ये 4 टाइप ऑफ अकाउंट में एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट्स फ्रॉम दी पब्लिक। क्लियर। चलो नेक्स्ट। और दूसरा क्या फंक्शन है बैंक का, तो ये तो पहला फंक्शन है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, दूसरा है ग्रांटिंग लोन्स। लोन्स प्रोवाइड करता है। अब लोन्स भी बहुत तरह टाइप का प्रोवाइड करता है। एक होता है शॉर्ट टर्म लोन, थोड़ा समय के लिए, थोड़ा समय मतलब 1 साल से कम पीरियड के लिए। ठीक है। तो जब तुमको शॉर्ट टर्म के लिए लोन प्रोवाइड किया जाता है 1 ईयर से कम के लिए, उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म लोन्स। दूसरा और क्या तरीका है जिससे कमर्शियल बैंक पैसा प्रोवाइड करते हैं, मनी लेंड करते हैं, दूसरा है बाय डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स का मतलब क्या हुआ, ये चैप्टर क्लास 11 में तुम लोग अकाउंट्स में किए होंगे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, है ना। तो ये भी क्या एक शॉर्ट टर्म लोन ही तो प्रोवाइड कर रहे हैं ना, गवर्नमेंट बैंक शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड कर रहा है। तो ये भी एक तरीका है थ्रू डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। थर्ड है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी एक तरीका का लोन प्रोवाइड करने का तरीका है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का मतलब पता है क्या मतलब तुम्हारे अकाउंट में जितना पैसा है उससे ज्यादा तुम लिमिट, उससे ज्यादा तुम विड्रॉ कर ले रहे हो। जैसे कि तुम्हारे अकाउंट में 50,000 है, तुम 60,000 रुपए विड्रॉ कर लिए, तो 10,000 रुपए तुम जो एक्स्ट्रा विड्रॉ किए हो, ये एक तरह का बैंक तुमको लोन ऑफर किया है शॉर्ट टर्म के लिए। और फिर है कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट मतलब तुम
करंट एसेट्स को गिरवी रखकर शॉर्ट टर्म के लिए लोन लिए हो, जैसे कि सोना, गोल्ड लोन होता है ना, गोल्ड लोन, या स्टॉक को गिरवी रख दिए, ये सब के थ्रू तुम लोन लिए हो। क्लियर हुआ पॉइंट? कोई डाउट? चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फंक्शन क्या है? एजेंसी फंक्शन। ये सब जो भी हम फंक्शन तुम लोग को बोले, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड लेंडिंग लोन्स या लेंडिंग मनी, ये सब क्या है? प्राइमरी फंक्शंस या इंपॉर्टेंट फंक्शंस। इसके अलावा भी और बहुत सारे फंक्शंस प्रोवाइड करता है बैंक्स। क्या फंक्शंस प्रोवाइड करता है? बैंक्स एजेंसी फंक्शन प्रोवाइड करता है ऑन बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर। क्या मतलब है इसका? कस्टमर के बिहाफ में एजेंट वाला फंक्शन बैंक परफॉर्म कर रहा है। क्या मतलब है इसका? समझ में आ रहा है? एजेंट मतलब तुम्हारा एजेंट की तरह वो बैंक फंक्शन करता है, काम करता है। जैसे कि तुम्हारे बिहाफ में बिल पेमेंट करता है, तुम्हारे बिहाफ में पेमेंट कलेक्ट करता है, तुम्हारे बिहाफ में इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस का बिल, वाटर बिल, रेंट, ये तुम्हारे बिहाफ में पे करता है। समझ में आ रहा है बात? जैसे मेरा घर का खुद इलेक्ट्रिसिटी बिल हम लोग के घर में नहीं आता है, बैंक में जाता है और डायरेक्ट बैंक से पैसा कट जाता है। तो ये क्या? एजेंसी फंक्शन। ये फंक्शन भी प्रोवाइड करता है बैंक। ठीक है। फिर तुमको बैंक्स लॉकर प्रोवाइड करता है फॉर सेफ कस्टडी ऑफ वैल्यूएबल्स, है ना? सुने हो ना, बैंक में लॉकर रहता है। हर बैंक में नहीं रहता है, कोई कोई बैंक में रहता है। ठीक है। फिर बैंक जो है एज अ ट्रस्टीज एंड एग्जीक्यूटर्स हेल्प करता है तुमको। ट्रस्टीज एंड एग्जीक्यूटर, मान लो कोई इंसान मर रहा है, अब मरने के बाद, मरने से पहले वो एक वसीयत लिखा, विल लिखा, तो ये विल को इंप्लीमेंट करने का जिम्मेदारी बैंक लेता है। ठीक है। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारा प्रॉपर्टी को किसको क्या मिलेगा ये हम लोग देख लेंगे। तो ये सब फंक्शंस प्रोवाइड करता है कमर्शियल बैंक। आपको कम से कम 5 फंक्शन को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, कम से कम 5 फंक्शन को याद रखना पड़ेगा। चलो अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। बीच में जो है उसको हम स्किप कर रहे हैं ना, बहुत सारा चीज़ है, देखो क्रेडिट क्रिएशन एंड ऑल, स्किप कर रहे हैं हम इसको। सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक का मतलब हम समझा दिए। अब आते हैं सेंट्रल बैंक का फंक्शन। सर सेंट्रल बैंक का क्या फंक्शन है? व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक? आरबीआई क्या फंक्शन प्रोवाइड, आरबीआई क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है कंट्री में, तो उसको भी हम लोग देख लेंगे। सबसे पहला बैंक ऑफ इशू। सेंट्रल बैंक या आरबीआई को बैंक ऑफ इशू बोला जाता है। क्यों? आरबीआई के पास पावर है कि वो कंट्री में करेंसी नोट्स इशू कर सकता है। हम और तुम चाहे तो नोट छाप सकते हैं लेकिन पकड़ा जाएंगे, है ना, इलीगल हो जाएगा। तो नोट छापने का, प्रिंट करने का अथॉरिटी किसके पास है? आरबीआई। तो पहला फंक्शन प्रिंट्स करेंसी या इशू ऑफ करेंसी नोट या बैंक ऑफ इशू। आरबीआई हैज द पावर टू इशू करेंसी नोट्स। करेंसी नोट, देखो कॉइन्स जो है वो गवर्नमेंट भी इशू कर सकता है, 2 का, 5 का, 10 का कॉइन, लेकिन नोट सिर्फ आरबीआई ही इशू करता है। तो ये इसका मोनोपोली पावर है, समझ में आ रहा है? और कोई नहीं कर सकता, मोनोपोली पावर। दूसरा है बैंकर टू दी बैंक्स। तुम जितना भी अमीर आदमी क्यों ना रहो, तुम रतन टाटा रहो, मुकेश अंबानी रहो, तुम अपना अकाउंट आरबीआई में नहीं खुलवा सकते हो, क्योंकि आरबीआई इज अ बैंकर्स बैंक। आरबीआई में सब बैंक का अकाउंट है, इंडिविजुअल लोगों का अकाउंट नहीं है। जैसे कि एसबीआई का अकाउंट, इंडिया में जितना भी बैंक ऑपरेट कर रहा है सबका अकाउंट आरबीआई में खुला हुआ है। आरबीआई में एसबीआई का अकाउंट है, जितना भी बैंक है सब किसका कस्टमर है? आरबीआई का। आरबीआई में वो लोग का अकाउंट खुला हुआ है। पंजाब नेशनल बैंक का, आईसीआईसीआई का, फिर तुम्हारा बैंक ऑफ बड़ौदा, बंधन बैंक, यस बैंक, सबका अकाउंट किसके पास है? आरबीआई के पास है। तो आरबीआई इज अ बैंकर्स बैंक। जितना भी बैंक है सबका अकाउंट किसके पास है? आरबीआई के पास। इंडिविजुअल लोग, हम और तुम जाके अकाउंट आरबीआई में जितना भी रुपया हो हम लोग के पास, हम लोग नहीं खुलवा सकते हैं। क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट? नेक्स्ट आते हैं बैंकर टू दी गवर्नमेंट। आरबीआई में गवर्नमेंट का भी अकाउंट रहता है। गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का अकाउंट किसके पास रहेगा?
सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का पैसा कौन अकाउंट में रहेगा? आरबीआई के अकाउंट में रहेगा। समझ में आ रहा है बात? इसीलिए हम लोग जो भी पेमेंट एंड ऑल करते हैं, कॉलेज का फीस एंड ऑल देखते हैं जो हम लोग देते हैं, या स्कॉलरशिप जो तुम लोग के पास आता है वो आरबीआई से आता है। गवर्नमेंट का पैसा है ना, आरबीआई या ट्रेजरी से डायरेक्ट आएगा, एसबीआई से नहीं आता है, क्योंकि गवर्नमेंट का बैंक कहाँ है? आरबीआई। तो आरबीआई से पैसा आता है। चेक करना, जब स्कॉलरशिप आएगा पासबुक में तो लिखा हुआ रहता है बाय ट्रेजरी या बाय आरबीआई, आरबीआई से वो डायरेक्ट क्रेडिट होता है। ठीक है ना? तो दूसरा फंक्शन हो गया। तीसरा, कस्टोडियन ऑफ नेशंस फॉरेन रिजर्व। क्या मतलब है सर कस्टोडियन ऑफ नेशंस फॉरेन रिजर्व का? कंट्री का जितना भी फॉरेन करेंसी है इंडिया में, रियाल, पौंड, डॉलर, ये सब किसके पास रहेगा? आरबीआई के पास। जैसे कि मान लो किसी का फादर जो है वो सऊदी में है, रियाल अर्न कर रहे हैं, अब वो अपना पैसा यहाँ भेजते हैं, यहाँ पे हम लोग जाके करेंसी एक्सचेंजर से पैसा चेंज करवा लेते हैं। अब करेंसी एक्सचेंजर क्या करता है? अपने पास थोड़ी रखते हैं, आरबीआई में डिपॉजिट करके वो पैसा ले लेते हैं। कंट्री का जितना भी फॉरेन करेंसी है वो आरबीआई के पास रहेगा। इसीलिए आरबीआई को बोला गया कस्टोडियन ऑफ नेशंस फॉरेन रिजर्व। क्या बोला गया है? कस्टोडियन ऑफ नेशंस फॉरेन रिजर्व। फिर बोला गया है आरबीआई को लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट का क्या मतलब है? कोई बैंक अगर एकदम दिवालिया होने में आ गया, बैंक एकदम डूबने के कगार पे आ गया, तो वो बैंक को कौन मदद करेगा? आरबीआई। अब बैंक एकदम डूबने के कगार पे आ गया, अब कोई बचा नहीं सकता है, एकदम लास्ट स्टेज में पहुंच गया, कोई मदद नहीं कर रहा है, तो आरबीआई उसको हेल्प करता है, मदद करता है। इसीलिए आरबीआई को बोला गया है लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। जब कोई साथ नहीं देगा तो आरबीआई देगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी। क्या मतलब है क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी का? क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी का मतलब होता है आरबीआई क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी का फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे कि मान लो मेरा बैंक है एसबीआई, हमको तुमको पैसा देना है, लेकिन तुम्हारा बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा, हम तुमको चेक दिए, एसबीआई का चेकबुक से काट के चेक दिए, तुम बैंक ऑफ बड़ौदा में डिपॉजिट करते हो, तो चेक कहाँ जाता है? आरबीआई जाता है। बोलते हैं ना 48 घंटा लगता है चेक क्लियर होने में, तो ये चेक चले जाते हैं आरबीआई। आरबीआई जो है देखेगा, अच्छा स्टेट बैंक से 5 लाख रुपए माइनस करके बैंक ऑफ बड़ौदा के अकाउंट में डालना है, तो एसबीआई का अकाउंट को आरबीआई क्या करेगा? स्टेट बैंक का अकाउंट को 5 लाख से डेबिट कर देगा, माइनस कर देगा, और बड़ौदा के अकाउंट में 5 लाख रुपए क्रेडिट कर देगा, प्लस कर देगा। तो इसी फंक्शन को बोलते हैं क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी। समझ में आया बात? इसीलिए जब इंटर बैंक ट्रांसफर होता है पैसा चेक के थ्रू, तो उसमें 1-2 दिन टाइम लगता है, क्योंकि वो चेक को पहले आरबीआई भेजना पड़ता है, आरबीआई फंक्शन परफॉर्म करता है। समझ में आ रहा है बात? इस फंक्शन को बोलते हैं क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी। क्लियर पॉइंट? कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। महंगाई को कंट्रोल करने में आरबीआई का बहुत बड़ा हाथ है। महंगाई को कंट्रोल करने में आरबीआई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। डिटेल में पढ़ेंगे इसको। तो ये सब क्या है? ये सब फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक है। एग्जाम में 2024 का ये चैप्टर से एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। एकदम लिख लो, वीडियो में बोल रहे हैं, एग्जाम बाद आके थैंक यू बोल दोगे। इस चैप्टर से एग्जाम में 2024 का एक क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा राइट एनी 5 फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल बैंक। ठीक है ना? श्योर? क्लियर हो गया? यही वाला एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, राइट एनी 5 फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। रिकॉर्डिंग है, झूठ बोलेंगे रिकॉर्डिंग में? एकदम आएगा। हाँ, एकदम केस कर दोगे। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। कैसे करके क्रेडिट कंट्रोल करता है? क्रेडिट कंट्रोल कैसे करके करता है आरबीआई? सेंट्रल बैंक के पास 2 मेथड है जिससे वो क्रेडिट कंट्रोल करता है। पहला है क्वांटिटेटिव मेथड, दूसरा है क्वालिटेटिव मेथड। पहला है क्वांटिटेटिव मेथड, दूसरा है क्वालिटेटिव मेथड। सर क्वांटिटेटिव मेथड में क्या क्या मेथड है थोड़ा बता दीजिए। ठीक है, बताते हैं।
पहला है बैंक रेट। बैंक रेट का मतलब क्या है? बैंक रेट का मतलब होता है वो रेट जिस रेट पे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक का बिल्स को डिस्काउंट करता है। जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज हम बैंक के पास लेके गए तो बैंक कुछ परसेंटेज काटते हैं ना, चार्जेस काटते हैं। उसी तरह जब कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास अपना बिल्स लेकर जाता है तो सेंट्रल बैंक में कुछ परसेंटेज काट लेता है, उसको बोलते हैं बैंक रेट। समझ में आया? उसको क्या बोलते हैं? बैंक रेट। अब ये बैंक रेट की मदद से कंट्रोल क्या, पैसा का सप्लाई को, मनी सप्लाई को, इन्फ्लेशन को कैसे करके कंट्रोल करेगा आरबीआई? देखो, जब कंट्री में मनी सप्लाई बढ़ जाता है तो महंगाई बढ़ जाता है। जब कंट्री में सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाएगा तो महंगाई, और सप्लाई ऑफ मनी घटेगा तो महंगाई। तो जब अगर गवर्नमेंट चाहता है, सॉरी आरबीआई चाहता है कि हमको मनी सप्लाई को मार्केट में बढ़ाना है, तो आरबीआई क्या करता है ना, बैंक रेट को कम कर देता है। बोलता है ठीक है चलो बैंक रेट 2%, मतलब अगर तुम 100 रुपया का बिल लाए, 2 रुपया काटेंगे, 98 रुपीज़ तुम रख लो। तो 98 रुपीज़ मार्केट में जा रहे हैं। अब अगर आरबीआई को लगेगा नहीं मनी सप्लाई मार्केट से कम करना है तो वो बैंक रेट को बढ़ा देगा, बोलेगा 5%। तो 100 रुपीज़ तुम ला रहे हो, हम 5% 5 रुपया रख लेंगे, 95 रुपीज़ तुमको देंगे। समझ में आ रहा है बात? तो मनी सप्लाई क्या हो गया? कम हो गया। तो जब आरबीआई को लगेगा हमको मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है तो वो क्या करेगा? बैंक रेट को कम कर देगा। जब लगेगा मनी सप्लाई को डिक्रीज करना है, बैंक रेट को बढ़ा देगा। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा आता है सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। देखो, हम लोग क्या सोचते हैं कि हम बैंक में 1 लाख रुपया रखे और वो बैंक 1 लाख रुपया किसी और को लोन दे देता है। नहीं, ऐसा नहीं होता बाबू। आरबीआई कुछ रूल बनाया। आरबीआई बोला आपको जितना भी डिपॉजिट मिल रहा है, आप वो पूरा का पूरा पैसा लोन में नहीं बांट सकते। क्यों नहीं बांट सकते हैं? क्योंकि अगर मान लीजिए आप किसी को लोन दिए पूरा का पूरा और वो डूब गया, पूरा का पूरा वो बैठ गया लेकर, तो आपका तो बिजनेस ठप हो जाएगा, बैंक बंद हो जाएगा। तो आप कुछ पैसा अपने पास रखिए ताकि जो आप दिए है अगर वो डूब भी जाए तो आपको उतना फर्क नहीं पड़े। जो आपके पास थोड़ा है आप उससे वापस से रीस्टार्ट कर पाए। तो जो फिक्स्ड अमाउंट, जो परसेंट बैंक को आरबीआई के पास रखना पड़ता है डिपॉजिट, उसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। अब अगर आरबीआई चाहता है मनी सप्लाई इकोनॉमी में इंक्रीज हो जाए, वो कैश रिजर्व रेशियो को घटा देता है। आरबीआई बोलेगा 10% कैश रिजर्व रेशियो, 100 में 10 रुपये हमको दो, 90 रुपये लोन दे दो। समझ में आ रहा बात? अगर उसको लगेगा नहीं मनी सप्लाई को डिक्रीज करना है, वो कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ा देगा, बोलेगा 20% है कैश रिजर्व रेशियो, मतलब 100 में से 20 रुपये मेरे पास डिपॉजिट रखो और 80 रुपये तुम बांटो। क्लियर हुआ पॉइंट? समझ में आया नहीं आया? कैश रिजर्व रेशियो समझ में आया? इसी से मिलता जुलता है एसएलआर रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का क्या मतलब होता है? इसमें गवर्नमेंट, आरबीआई बोलता है बैंक को आपको कुछ परसेंट कैश, गोल्ड और लिक्विड एसेट जैसे कि शेयर्स, बॉन्ड अपने पास रखना पड़ेगा। कुछ परसेंट, जैसे कि अगर आप 100 रुपया बाहर बांट रहे हैं तो आपको 20% गोल्ड, 20 रुपया का गोल्ड, फॉरेन करेंसीज, डॉलर्स या स्टॉक या शेयर्स अपने पास रखना पड़ेगा एज अ रिजर्व। इसको हम लोग बोलते हैं एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो में कैश रखना पड़ेगा आरबीआई के पास, एसएलआर में लिक्विड एसेट्स अपने पास रखना पड़ेगा। इसका भी वही रूल है। अगर गवर्नमेंट चाहता है कि मनी सप्लाई इंक्रीज हो, वो एसएलआर रेशियो को कम कर देता है। बोला ठीक है 100 रुपया लोन देना है तो 10% लिक्विडिटी अपने पास रखो, और अगर चाहते हैं मनी सप्लाई को डिक्रीज करना, वो एसएलआर रेशियो को बढ़ा देता है। ठीक है ना? ये सब जितना भी मेथड्स है क्या है? अच्छा, फिर एक है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट। हम लोग पढ़े हैं ना शेयर्स, डिबेंचर्स, जो ओपन मार्केट में सेल होता है। आरबीआई सेल करते हैं गवर्नमेंट का शेयर्स को, गवर्नमेंट का डिबेंचर्स को, गवर्नमेंट का बॉन्ड्स को। अगर आरबीआई को लगता है कि हमको मनी सप्लाई मार्केट से कम करना है, वो डिबेंचर्स, शेयर्स, बॉन्ड्स बेचना चालू करता है। जब आरबीआई बेचता है तो हम लोग खरीदते तो हम लोग का पैसा किसके पास आ जाता है? आरबीआई के पास। मार्केट से पैसा हो गया
कम। अगर आरबीआई को लगा कि नहीं मनी सप्लाई मार्केट में इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, तो वो लोग क्या करता है, बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज खरीदना चालू करता है। बोलता है जिसके जिसके पास है हमको दो, बेचो। तो जब हम लोग बेचेंगे आरबीआई खरीदेगा, तो जब आरबीआई खरीदेगा तो हम लोग के पास पैसा आ जाएगा, मार्केट में पैसा इंक्रीज हो जाएगा। यह है ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब आते हैं क्वालिटेटिव रीजन या क्वालिटेटिव मेथड से कैसे करके बैंक जो है मनी सप्लाई को इंक्रीज और डिक्रीज करता है। इसमें सबसे पहले है मॉरल सुएशन। तुम बैंक में लोन लेने जाओ, इतना आसानी से लोन दे देते हैं। क्या पूछते हैं, ये पेपर लाओ, वो पेपर लाओ, घर अपना है कि नहीं, सैलरी स्लिप दो, क्या गिरवी रखोगे, कहाँ घर है, ये पेपर दो, वो 10 तरह का आदमी, नॉर्मल आदमी तंग बोलता है जा नहीं चाहिए, है ना, जानबूझ के करते हैं उन लोग। इसको बोला जाता है मॉरल सुएशन। मॉरली तुमको डिस्टर्ब कर देगा कि नॉर्मल आदमी बोलेगा यार चाहिए ही नहीं, हट छोड़ो। लेकिन जब मनी सप्लाई को इंक्रीज करने होगा, इजीली फोन करके बोलेगा सर आपको लोन चाहिए, आपका लोन पास हो रहा है, ले लीजिए, है ना। तो जब मनी सप्लाई इंक्रीज करने का होता है, उन लोग फैसिलिटीज को लो कर देते हैं। अभी मेरा तो ऐसा है कि मतलब पेटीएम हो गया, मोबीक्विक हो गया, 30,000 40,000 रुपये ऐसे अकाउंट में पड़ा हुआ रहता है, मतलब जब चाहे हम यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी वेरिफिकेशन। लेकिन जब इसी को टाइट करना पड़ेगा, मनी सप्लाई कम करना पड़ेगा, लिमिट्स को कम कर देगा, हटा देगा, लीगल फॉर्मेलिटीज़ को बढ़ा देगा। फिर दूसरा तरीका आता है क्रेडिट रेशनिंग। जैसे राशन सिस्टम को होता है, राशन शॉप में क्या होता है, पर मेंबर हिसाब से मिलता है, जितना आदमी उतना ही अनाज मिलेगा। तो वैसे लोन में भी कर देते हैं कि पर मेंबर फैमिली का एक ही आदमी लोन ले सकते हैं, या मैक्सिमम एक आदमी इतना ही लोन ले सकता है। तो ये सब मेथड अप्लाई किया जाता है, ये सब मेथड अप्लाई किया जाता है क्वालिटेटिव मेथड में। एक और आता है क्रेडिट रिक्वायरमेंट मार्जिन। क्रेडिट रिक्वायरमेंट मार्जिन, इसमें क्या होता है, अगर मान लो तुमको लोन चाहिए, तुमको 1 लाख रुपए का लोन चाहिए, तो बैंक तुमसे कितना का सामान गिरवी मांगते हैं, बोलता है 1,10,000 1,20,000 का सामान गिरवी रखिए। तुमको 1 लाख का लोन चाहिए तो तुमसे 1 लाख का सोना गिरवी नहीं लेगा वो। क्यों, कल को सोना का दाम घट गया तो मान लो 1 लाख का सोना का वैल्यू हो गया 80,000, तो तुम तो बोलेगे जा रख ले, लोन नहीं देंगे, 80,000 में नया सोना बना लेंगे। तो इसीलिए बैंक जो है ना, जितना का तुम लोन लेते हो उससे ज़्यादा वैल्यू का सामान गिरवी रखते हैं। समझ में आ रहा है बात, उससे ज़्यादा वैल्यू का सामान गिरवी रखते हैं, तो इसको बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट, इसको बढ़ा देते हैं। तो ये सब क्वांटिटेटिव मेथड है। समझ में आया, क्रेडिट सप्लाई का क्वालिटेटिव मेथड और क्वांटिटेटिव मेथड। जब नोट्स देंगे ना तो इसमें अच्छे से लिखा हुआ रहेगा। ये चैप्टर से पढ़ना क्या है, बस एक क्वेश्चन, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, बस 2024 में रहेगा वो एग्जाम में। पढ़ाएंगे हंसते हंसते करके सब बताएंगे। इको देखो ऑप्शनल है ना, तो उसमें से ज़्यादा मेहनत तुम लोग से नहीं करवाएंगे। ये चैप्टर से बस एक क्वेश्चन, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, एग्जाम में आएगा, बट थोड़ा बहुत पढ़ के रखना है। एमसीक्यू में ये सब क्वेश्चन आ सकता है, मॉरल सुएशन, कैश रिजर्व रेशियो, एमसीक्यू या 1 मार्क्स वाला में लॉन्ग वही आएगा, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। ठीक है, ये चैप्टर हो गया हम लोग कंप्लीट।